दोस्तों, मैं गोविंद मालविया आज़ाद आईएएस एकेडमी और आज़ाद आरपीएससी एकेडमी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज की जो गाइडेंस प्रोग्राम की क्लास है, वो क्लास शुरू करने से पहले एक बात आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। इससे बेटर और इससे महत्वपूर्ण क्लास अब तक आपने नहीं देखी होगी और नहीं देख पाओगे। आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं जिससे आपका प्री एग्जाम आरएस प्री एग्जाम फाइनली और 100% निकलेगा ही निकलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं दावा नहीं, आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका आरएएस प्री एग्जाम आने वाला कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, इतना मैं विश्वास के साथ में क्यों कह रहा हूं, क्या वजह है इसके पीछे, इन सारी वजहों की भी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद कह उठोगे कि सर, वास्तव में मेहनत से ज्यादा दिमाग का प्रयोग किया जाए तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। मेरी डिक्शनरी में भी असंभव अब तक कुछ भी नहीं रहा है। बस हमारी कोशिश जो होती है ना, वह कहीं ना कहीं हमें बैकफुट पर धकेलती है और असंभव करने पर मजबूर कर देती है। चलिए, घुमा फिरा के नहीं, सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं मैं कि मैं आखिरकार कहना क्या चाह रहा था, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, एक्शन का रिएक्शन। जी हां, एक्शन का रिएक्शन क्या है? ये एक्शन का रिएक्शन, और इससे आरएस जैसा प्री एग्जाम या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम कैसे आसानी से बिना ज्यादा मेहनत किए पास किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आसमान में छेद नहीं होता। मैं जस्ट कहावत की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं छेद होता है। कैसे? बस थोड़ी सी सोच परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वैसे मेरे भारी भरकम शब्द बहुत सारे ऐसे लोगों को समझ में भी नहीं आते होंगे, डेफिनेटली फैक्ट है, जिनको एक ऊपरी सिरे से उन्होंने ये डिसाइड ही कर लिया है कि यार, ये तो चीज मेरे लिए बनी नहीं है, उनको शायद समझ में भी नहीं आएंगे। आसमान में छेद होता है, बस सोच परिवर्तन करने की आवश्यकता है। रॉकेट चलाओ, छेद करता है आसमान में। देखिए, असंभव नाम की जो चीज है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं भी पहले सोचा करता था कि ये चीज तो मेरे लिए नहीं बनी है, असंभव है। लेकिन प्रयास किया जाए, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग किया जाए तो इस दुनिया में संभव बहुत कुछ है। बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ नहीं, हर चीज संभव है। पहले मैं सोचा करता था कि ये एग्जामिनेशन बोर्ड आखिरकार सवाल उठाता कहां से है, सवाल उठाने का आधार क्या है, किस तरीके से और किस वे में सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो मैं उस चीज के पीछे ही पड़ गया कि आखिरकार ढूंढ के रहूंगा कि ये एग्जामिनेशन बोर्ड का जो पैनल होता है, पेपर सेटर्स होते हैं, वो पेपर बनाते किस आधार पे हैं। तो मुझे उसमें थोड़ी सी कामयाबी मिली। ठीक है, इस एक्शन के रिएक्शन नाम के फॉर्मूले का मैंने जो आविष्कार किया, हालांकि मैं बताना नहीं चाह रहा था, इसको मैंने संभाल के रखा था और मैं सोच रहा था इसको ऑफलाइन क्लास में ही बताऊं मैं लोगों को, लेकिन तीव्र इच्छा हुई कि कुछ लोग शायद हो सकता है अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, इस कारण से मैंने सोचा लगे हाँ तो बता ही देते हैं। गारंटी दे रहा हूं, इस फॉर्मूले के आधार पर चले तो आपका प्री एग्जाम निश्चित तौर पे निकलेगा। इस फॉर्मूले को बनाते बनाते लगभग मुझे 2.5 साल लगे। बहुत रिसर्च किया इसके पीछे, क्या था ये एक्शन का रिएक्शन और क्यों कह रहा हूं आरएस प्री निकालना कोई मुश्किल कार्य नहीं,
आसानी से निकल सकता है। तो गाइडेंस प्रोग्राम की बात है, लगे हाथों बता ही देते हैं कैसे क्या होता है इसमें और किस प्रकार से चला जा सकता है। देखिए, आप कोई भी वैकेंसी उठाकर देखिए, कोई भी वांट्स उठाकर देखिए, चाहे आरएस का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट वगैरह, जितने भी राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम निकलते हैं, तो जब भी वैकेंसी आती है तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, समझ में आ गई तो मैं गारंटी देता हूं आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम कोई भी आसानी से निकल जाएगा, बहुत कम मेहनत के साथ। देखिए, कोई भी वैकेंसी आती है तो बंदा क्या देखता है, सबसे पहले देखता है ज्यादा से ज्यादा अपनी पोस्ट कितनी है, या देखता है कि लास्ट डेट क्या है, या फिर हद हो गई देखता है कि सिलेबस क्या है उसका, ठीक है, या हद हो गई वो देख लेता है उसकी फीस क्या है। आपने भी शायद किसी भी वैकेंसी में ये 4 चीजें ही देखी होगी। जरा दोस्तों जो ये वीडियोस देख रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या कोई भी वैकेंसी जब भी आउट होती है तो उस वैकेंसी में सिर्फ ये 4 बातें ही मेंशन होती हैं या बहुत कुछ और भी लिखा होता है? क्या एक वैकेंसी में 4 लाइनें ही होती हैं? क्या मुझे जवाब दीजिए। नहीं, कोई भी वैकेंसी कम से कम 17-18 पेजेस की तो होती है। हां या ना, दिल से बिल्कुल होती है। 17-18 पेजेस की वैकेंसी में क्या ये 4 बातें ही होती है, बाकी क्या गाने लिखे होते हैं? नहीं। देखिए, कोई भी वैकेंसी है तो डेफिनेटली 17-18 पेजेस के अंदर, ठीक है, उस वैकेंसी से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस ही लिखी होगी। क्या नियम होगी, क्या शर्तें होगी, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जाम का आधार क्या होगा और एग्जाम का स्टेप्स क्या होगा, ये सारी ही लिखी होती हैं। दिल से बताइए, क्या आपने कभी 17-18 पेजेस पढ़ने की कोशिश की, मेहनत की, श्रम किया? बॉस, दोस्तों, फ्रेंड्स, प्यारे कॉम्पिटिटर, बहुत स्मार्ट कॉम्पिटिटर, जिस दिन ये 17-18 पेजेस आप वैकेंसी के पढ़ लोगे ना, उसी दिन आपका वो एग्जाम भी निकल जाएगा। ये दावा नहीं, गारंटी दे रहा हूं। उस वैकेंसी में सारे नियम कायदे लिखे होते हैं, कैसा एग्जाम होगा, क्या आधार होगा एग्जाम का, प्रश्नों का लेवल क्या होगा, प्रश्न पूछने का तरीका क्या होगा, किस दायरे में रहकर पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें लिखी होती है। कहां कहां कितनी पोस्टें होगी, कहां टीएसपी बेल्ट है, कहां कितनी टीएसपी में रहेगी, कहां एससी के लिए क्या है कंडीशंस हैं, ओबीसी के लिए क्या है, ये सारी बातें एक वैकेंसी में लिखी होती हैं। आर यू एग्री और नॉट? आई थिंक एग्रीड। और नहीं हो तो अभी आपके पास में कोई वैकेंसी हो तो तुरंत खोलिए और उसको पढ़िए। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जिस दिन ये वैकेंसी पूरी पढ़ लोगे उसी दिन गंगा भी नहा लोगे। दोस्तों, इस वैकेंसी में या कोई भी वैकेंसी में एक शब्द साफ लिखा हुआ होता है, साफ साफ शब्दों में। देखिए, वैकेंसी में नियम कायदे लिखे हुए होते हैं, तो नियम कायदे क्या सिर्फ कॉम्पिटिटर के लिए होते हैं या एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए भी होते हैं? दोनों क्या होता है। उनका प्रश्न पूछने का आधार क्या होगा, आपका उत्तर देने का आधार क्या है, ये सारी चीजें अंदर लिखी हुई होती हैं, मेंशन ही होती हैं। ठीक है, एक वैकेंसी में मैंने पढ़ा था कि उसमें खुले शब्दों में लिखा हुआ था कि हम सिर्फ
सामान्य जानकारी पूछेंगे। एनेक्सेस नंबर 24 में लिखा हुआ था, RS 2013 की वैकेंसी में मैंने देखा था, ठीक है, ये लिखा हुआ था। और इस चीज के बारे में मैंने लास्ट फ्राइडे वाले गाइडेंस प्रोग्राम में भरपूर चर्चा की थी कि सामान्य जानकारी एग्जैक्टली होती क्या है। मैंने अपने मनगढ़ंत बातें नहीं की थी वहां पर, और आज भी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। और आप सोचिए कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज है, तो क्या हम अगर गलत ट्रैक पर जाकर एग्जामिनेशन बोर्ड सवाल पूछता है और सामान्य जानकारी ना पूछ के महत्वपूर्ण जानकारी पूछ लेता है या अंट-शंट जानकारी पूछ लेता है, तो क्या हम उसमें कोर्ट में चैलेंज करने का अधिकारी नहीं है क्या? बिल्कुल है। आपको भी पता है कि वकील लोग कितने शाणे होते हैं, बात की खाल निकाल, बाल की खाल निकाल के कोर्ट में चैलेंज कर लेते हैं, और बहुत सारे करवाते भी। और आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी आजकल कम से कम 2-3 साल तक तो लंबी खिंचती। कारण यही है कि सब लोग स्मार्ट हो चुके हैं, और स्मार्ट नहीं थे तो हम लोगों ने बना दिया उनको स्मार्ट। कॉम्पिटिटर सारे स्मार्ट हैं, और लगभग 5-2 साल से जो तैयारी कर रहा है वो तो डेफिनेटली स्मार्ट है। खैर, एक एनेक्सेस लिखा हुआ मैंने पढ़ा था, जिसमें यह लिखा हुआ था क्लियर शब्दों में कि पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पुनः मुद्रित नहीं होंगे। ये मैंने शायद एक वैकेंसी में पढ़ा था, आई थिंक वो फर्स्ट ग्रेड की या सेकेंड ग्रेड वैकेंसी थी, ठीक है, जिसमें ये क्लियर शब्दों में लिखा हुआ था कि पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पुनः मुद्रित नहीं होंगे। यहां पर शब्द क्या है? पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं, यानी जो पहले एग्जाम हो रखे हैं उसमें पूछे गए प्रश्न पुनः मुद्रित यानी रीप्रिंट, शब्द को समझना, नहीं होंगे, यानी फिर से छापे नहीं जा सकते, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ छोटी सी चर्चा करना चाह रहा हूं, चर्चा को ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए, जब एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये क्लियर शब्दों में लिखा है कि पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पुनः मुद्रित नहीं होंगे या नहीं किए जाएंगे, ऐसा उन्होंने लिखा क्यों? अब वो क्यों लिखा वो तो मुझे काफी देर से समझ में आया, और मैं आपको थोड़ा देर से ही समझाऊंगा, लेकिन इस लाइन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जो भाई पहले एग्जाम हो रखे हैं उसमें जो प्रश्न आ चुके हैं उसको हम रीप्रिंट नहीं करेंगे, यानी फिर से नहीं छापेंगे, वैसा का वैसा नहीं छापेंगे। देखिए, मैं यहां ये बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर ये बात नहीं कर रहा हूं, और एग्जामिनेशन बोर्ड भी ये बात नहीं कर रहा है कि जो प्रश्न आ चुके हैं वो प्रश्न दोबारा नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं वैसे के वैसे नहीं छाप सकते। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया ये तो वही जाने, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि आप भी जानते हो कि सरकारी फॉर्म के अंदर बहुत सारे आलसी लोग होते हैं जो पुराना पेपर कट कॉपी पेस्ट यूं का यूं टिका दे या कुछ पेपर इधर उधर करके डाल दे। और वैसे भी एग्जामिनेशन बोर्ड के जो पेपर सेटर होते हैं उसका पैनल में मैंने जहां तक अपने सेल्फ में पता किया है तो वहां पर एक आध बंदा नहीं होता, हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, और आई थिंक कम से कम 5-5 स्पेशलिस्ट तो होते ही होते हैं, और वो सारे प्रश्न मिलके बनाते हैं, और कम से कम 1000-2000 प्रश्न का चिट्ठा तैयार होता है। एक आध कोई बंदा नहीं होता पेपर बनाने का, या फिर एक सब्जेक्ट में एक बंदा नहीं होता। नहीं तो आप सोचो ना कि सारे नेताओं के और बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे सारे आरएस ना बन जाए क्या? अब जिस बंदे ने पेपर बनाया है उसको खुद को नहीं पता है कि उसका सवाल आया नहीं आया, फिर वो रोटेशन में चलता रहता है, कंप्यूटर चिप्स में डालते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, और वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें से 100-150। अब
जैसे मैं पेपर सेटर हूं जो मान लो, और मैंने अगर 100 क्वेश्चंस बनाए हैं मान लो, या 150 क्वेश्चंस बनाए हैं, तो मेरे जैसे मेरे सब्जेक्ट में 5-5 स्पेशलिस्ट आप मानो तो 500 सवाल हो गए एक सब्जेक्ट में। अब 500 मल्टीप्लाई 10 सब्जेक्ट कर लो तो लगभग 5000। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है, पता नहीं कितने सवाल बनते हैं, लगभग मान के चलो कि 5-1 हजार सवाल बन गए। अब 5-1 हजार जो क्वेश्चंस बने हैं, अब उसमें से रैंडमली सेलेक्ट होंगे 150, तो क्या मैं ये थोड़ी बता सकता हूं कि मेरे कितने सवाल आएंगे? अब हो सकता है कि एक आध आ जावे, और हो सकता है कि 10 भी आ जावे, और हो सकता है एक भी ना आवे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, दावा करते हैं बड़ा खुल के कि इस सब्जेक्ट से इतने सवाल बैठेंगे, इस सब्जेक्ट से इतने सवाल बैठेंगे। एक रेशियो होता है, उसके एवरेज रैंडमली रेशियो रहता है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभार हिस्ट्री का एक आध सवाल आता है और ज्योग्राफी के भर भर के सवाल आ जाते हैं। कभी कभार ज्योग्राफी के बिल्कुल भी सवाल नहीं आते, आर्ट एंड कल्चर जम के आ जाती। तो कोई फिक्स नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट का चेक एंड बैलेंस लेके चलना होगा, सारे सब्जेक्ट का संतुलन बिठाना होगा। आप हाँ इन सब्जेक्ट के भरोसे रह सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के एंड आर्ट एंड कल्चर के और पॉलिटी के। ये 3 सब्जेक्ट, ये जो मेन जो 4 सब्जेक्ट हैं, उसमें से आप 3 पर अच्छे से कमांड बना ले तो भी आपका प्री निकलना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और आप अगर ये सोचते हो कि मेरे तो ये ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है और बाकी थोड़े ठीक ठाक है, तो भैया वो तो किस्मत की बात है। क्या पता ज्योग्राफी के बहुत कम सवाल आ गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? तो दोस्तों थोड़ा सा 19-20 का गैप होता होगा, लेकिन हम फिक्स नहीं कह सकते, और कोई भी नहीं कह सकता कि ज्योग्राफी के इतने ही सवाल आएंगे या हिस्ट्री के इतने ही आएंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, पुनः मुद्रित नहीं होंगे, हमारी चर्चा यहां पे चल रही थी, ठीक है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने 2.5 साल लगाए इसके पीछे रिसर्च में, और अगर आपको लगे कि वास्तव में ऐसा ही है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए और खुद का भी भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए, ठीक है। देखिए, यहां पर पुनः मुद्रित होने की बात है, ठीक है। यानी वो का वो सवाल तो नहीं आएगा एज इट इज, लेकिन उसके आसपास रह सकता है। कैसे? मान लो, मैंने पहले ही कहा है कि मेरी बातें बादाम खाने वालों को समझ में जल्दी आएगी। जो सिंगदाने खाते हैं या दाल पीते हैं, उनको शायद 2 बार वीडियो रिवाइंड करके देखना पड़े। ध्यान से सुनना। मान लो कि एक अशोक नाम का पेपर सेटर है, एक विनोद नाम का पेपर सेटर है, एक रमेश नाम का पेपर सेटर है, ठीक है। ये भाई साहब हैं हिस्ट्री से, और ये भाई साहब हैं पॉलिटी से, और ये भाई साहब जो है वह है ज्योग्राफी से, ठीक है। अब इनको कहा गया कि आप पेपर बनाओ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप खुद भी, चलो मान लो आप भी पेपर में इंक्लूड हो, पेपर सेटर हो, आपको भी बना देते हैं। जैसे कि आप आर्ट एंड कल्चर के हो, ठीक है, और आप लोगों को कहा गया कि पेपर बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सोचो क्या करोगे। मेरे ख्याल में कोई भी पेपर सेटर होता है वह आपके और मेरे जैसा नहीं होता। देखो, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर मैंने भी बना रखे हैं, नहीं, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, ठीक है, फ्यूचर का पता नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से जो पेपर सेटर होते हैं वो आपके और मेरे जैसे काले बाल वाले नहीं होते, सफेद बालों वाले होते हैं, जिनके मुंह में दांत नहीं होते, पेट में आंत नहीं होती, ठीक है, बूढ़े खूशड़ होते हैं, या फिर उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो काफी हद तक बूढ़ा होता है, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के प्रकांड पंडित होते हैं, उन्हें यहाँ तक पता है, एक एक चीज का पता है कि कौन सी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, कौन सी गाइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक पता है। आप मुझे कहें
कि मैं हिस्ट्री का स्पेशलिस्ट हूं, तो क्या मुझे कोई पेपर बनाने के लिए किसी बुक की आवश्यकता पड़ेगी, या खड़े खड़े मैं बहुत सारे हजारों सवाल बना दूं बिना देखे? तो आप मुझे बताइए, सवाल आखिर कहां से टपका? यहां से, और यहां से टपका हुआ गाइड बुक में मिलेगा? नहीं। तो अगर आप मान लो कि पेपर सेटर हैं और काफी सीनियर हैं, काफी एक्सपीरियंस है इन सबको, ठीक है, बात को समझना, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? उनकी सबसे पहले तो ट्रेनिंग होती है। अजमेर के रीजनल कॉलेज में मैंने पता किया है कि शायद वहां होती थी पहले, अब पता नहीं कहां होती है, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पहले तो उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, 15-20 दिन की ट्रेनिंग होती है। वैसे उनको सब कुछ नॉलेज होता है, फिर भी एक ट्रेनिंग, एक फॉर्मेलिटी, एक सिस्टम का हिस्सा है, ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में सारे नियम कायदे होते हैं, ठीक है। तो उस नियम कायदों में यह भी शामिल होता है कि आप प्रश्न को रीप्रिंट नहीं करेंगे। तो रीप्रिंट नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइए कि कोई भी वो प्रश्न वो बनाएगा, तो सबसे पहले वो कोई भगवान तो है नहीं कि उसको ये पता होगा कि पिछले कंपटीशन में ये सवाल आ चुका है, पिछले कंपटीशन में ये सवाल आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वह पुराने पेपर तो देखेगा। कोई भी जो पेपर सेटर है वो पुराने पेपर्स देखे बिना तो क्वेश्चंस बना नहीं सकता। आप मुझे बताइए, मान लो कि आप भी पेपर सेटर हैं, ठीक है, और आप आर्ट एंड कल्चर का पेपर बना रहे हो, ठीक है, और आपने पुराने पेपर में कोई सवाल देखा, ठीक है। मान लो जैसे कि आपने सवाल देखा कि इन्होंने पूछा कि तराइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, ये सवाल है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज और पृथ्वीराज फर्स्ट और मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज सेकंड और मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी। और ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सवाल पूछ नहीं रहा हूं, मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है, सपोज मान लो, तो ये सवाल तो वो रीप्रिंट नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए, अगर आप पेपर सेटर है और इस सवाल पर आपकी नजर पड़ी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले आपके दिमाग में तराइन या पृथ्वीराज या गौरी ही आएगा। तो सबसे पहले दिमाग में वो चीज आएगा, तो आपका नेक्स्ट सवाल क्या होगा? उसी के आसपास। इसी को कहते हैं एक्शन, और इसका रिजल्ट जो है वो होता है रिएक्शन। यही तो समझा रहा था मैं। आप 10 साल ली, 20 साल ली, 50 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए, जो पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं कंपटीशन एग्जाम में, आने वाले 5 सालों के अंदर उसके आसपास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं नेक्स्ट कंपटीशन में सवाल आए हैं। वही नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द घूमते हैं सवाल। इसलिए प्री पास करने का सबसे आसान और सबसे सस्ता सा फॉर्मूला है एक्शन का रिएक्शन। करना क्या है? आपको पिछले 5 सालों के जितने भी पेपर्स हैं, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप डाउनलोड कीजिए या अरेंज कीजिए, और अरेंज करने के बाद उसके आसपास जितने भी सवाल बनते हैं, कम से कम एक सवाल पे 10-10 सवाल बनाइए। वो 10-10 सवाल में से आपका गारंटी के साथ नेक्स्ट प्री में यूं का यूं एज इट इज छप जाएगा। ये मेरी गारंटी है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैंने लास्ट फ्राइडे को बताया था कि जीके एग्जैक्टली है क्या। तो मैंने जीके बताया था, जो प्रसिद्ध है, जो फेमस है, वो जीके है। तो अब ये तराइन बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप देखना, अक्सर तराइन सब बच्चे की जुबान पर है। सबको पता है कि तराइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ,
ठीक है, तो आप देखना ये पहले पूछेंगे, आप पेपर 10 साल के डाउनलोड करके देख लेना, तराइन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो जीके है। तराइन नीचे जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान, क्योंकि इससे भारतीय इतिहास का पासा पलट गया था, भारतीय इतिहास चेंज हो गया था, भारतीय हिंदुत्व से मुस्लिम सत्ता की जद में आ चुका था। तो आप देखना पहले ये पूछेंगे तराइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी। उसके बाद में ये नेक्स्ट पूछेंगे कि तराइन कौन से राज्य में है, तो हरियाणा। फिर ये पूछेंगे कि हरियाणा के कौन से जिले में है, तो करनाल। फिर पूछेंगे कि तराइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, और उसमें पृथ्वीराज और गोरी सब जगह डाल देंगे, ठीक है, आगे नाम चेंज कर लेंगे, पृथ्वीराज गोरी, पृथ्वीराज गोरी, पृथ्वीराज गोरी, पृथ्वीराज गोरी, 4 ऑप्शंस में डाल देंगे, 1 2 3 एंड 4। यहां पर डाल देंगे अल्तमश गोरी, फिर अमीयुद्दीन गोरी, या फिर शमशुद्दीन गोरी, या शिहाबुद्दीन गोरी। बंदा फंस गया ना, मोहम्मद गोरी याद करके गया था, ऐसे। राइट आंसर है पृथ्वीराज और शिहाबुद्दीन गोरी। मोहम्मद गोरी, जैसे अपन सरनेम लगाते हैं ना, श्रीमान श्रीमती, तो वो मोहम्मद है उनके लिए, तो यहाँ इनको श्रीमान गोरी थोड़ी करेंगे, गोरी इनकी जाति है, ठीक है, शिहाबुद्दीन उसका नाम है। तो इस तरह से ये एक्शन के रिएक्शन चलते हैं। जीके पर टारगेट कीजिए, जीके पर फोकस कीजिए, और उस जीके के आसपास बनने वाले सारे सवाल जो पहले आ चुके हैं उसके आसपास बनने वाले सारे सवाल छान मारिए। और ये फॉर्मूला आप ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, किसी भी सब्जेक्ट में आजमा के देखिए, सटीक निशाने पर तीर लगेगा, चाहे वह आरएस प्री एग्जाम में हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम में हो, ठीक है। जीके की हेडेक खत्म, वो कहते हैं ना, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, ठीक है। तो चलिए आज के गाइडेंस प्रोग्राम में प्री की बात को हम यहीं तक सीमित रखते हैं, और ट्राई करके देखिए क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं, कमेंट में लिख के जरूर बताना, ठीक है। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले गाइडेंस प्रोग्राम में जो हमारा मेंस पर बेस्ड होगा, ठीक है। फ्री में अब हम ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं करेंगे, प्री जितने अभी तक गाइडेंस प्रोग्राम बनाए हैं उसमें आपका आसानी से निकल जाएगा। मेन समस्या मेंस में आएगी, और ये मैं वर्कशॉप क्लास में भी बताया था कि प्री निकालना कम से कम मेरी क्लास में तो मुश्किल नहीं, लगभग मुमकिन है, ठीक है। नाउ जय हिंद, वंदे मातरम।